बशर अल असद की सरकार को उलट दिया गया है और अल शारा जोलानी की सरकार को अमेरिका ने इंस्टॉल किया है। सीरिया जो एज ए ट्रांजिट बेस अब हिजबुल्लाह के लिए काम नहीं कर रहा है, तो हिजबुल्लाह भी कमजोर हो गई है। बचे हूती। ये बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा कि हूती जो है वो कभी भी एंटी इजराइल टूल नहीं था। हूती को ईरान ने पिछले 4 दशक से 3 दशक से खड़ा किया था एज एन एंटी सऊदी अरब ओके। फ्रंट। वो तो बाय चांस जब 2 साल पहले लड़ाई शुरू हो गई तो ईरान ने देखा कि हौती रेडी है, हौती के पास सऊदी अरेबिया के ऑयल रिफाइनरीज हिट करने की मिसाइल्स हैं, तो उन्होंने बोल दिया चलो इनमें से 2-4 को इसराइल को भेज दो। हौती कभी भी बेसिकली एंटी इसराइल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। अब बची जो सबसे बड़ी बात है, अमेरिका ने पीठ पीछे ईरान को बोल दिया है कि चीन को कच्चा तेल भेजना या तो बंद कर दो या कम कर दो। ये जो पृष्ठभूमि में बात चल रही है, ये बात अगले 10 दिन तक चलती रहेगी। अगर ईरान चीन को कच्चा तेल भेजना बंद कर देगा या कम कर देगा तो अमेरिका भी नरम पड़ जाएगा। जी ठीक है सर, ये बहुत बड़ी जानकारी आपने दी कि कहीं ना कहीं अमेरिका में भी ऐसी हलचल तेज है। देखिए, एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, एक बार मैं लौटना चाहूंगी जजाति सर आपके पास। एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी, इसमें साफ कहा जा रहा था कि अमेरिका ने साफ तौर पर 10 दिन का समय दिया है कि आप यूरेनियम संवर्धन से लेकर हमास जैसे यहां पर संगठनों को यहां समर्थन देना बंद करेंगे तभी बात बन पाएगी, लेकिन दूसरे दिन हम अटैक कर देंगे। सर ये कैसी बात है? जजाति सर मैं आपसे समझना चाहूंगी, एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हम जो कह रहे हैं भैया आप वही करेंगे, लेकिन हम दूसरे दिन अटैक भी करेंगे, तो ऐसे में क्या डिप्लोमेसी पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल पटनायक सर? नहीं, देखिए, दोनों नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए ईरान इज ए सोवरेन कंट्री, तो दोनों नहीं हो सकता है। ये हो सकता है कि आप डिप्लोमेसी में जो शुरू से बोल रहे हैं, डिप्लोमेसी का बात कर रहे हैं, मतलब डिप्लोमेसी के ऊपर अड़े रहे। हाँ। जो मुद्दे हैं, आपका न्यूक्लियर एनरिचमेंट, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, इसके बाद में आपका जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, हमास, जो जो एरिया है उसके ऊपर बात कीजिए, उसके ऊपर क्या नतीजा निकलते हैं उसके ऊपर एक कॉमन और एक कंसेंसस बनाइए। ऐसा नहीं कि आप हम अटैक कर देंगे, वो कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल और ठीक। अगर होता है तो ये क्या है ना, पीस जो प्रोसेस है वो खतरा में पड़ जाएगा। और इसमें एक ऐड करना चाहता हूं, ये मुझे लगता है कि समहाउ ये पीस के तरफ जाएगा, ये एक मिडिल पोजीशन होगा उसमें। अगर नहीं हो रहा है तो मेरा ख्याल से अमेरिका एक लिमिटेड मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है। किसके अगेंस्ट में? अली खमेनेई के रेजिम के अगेंस्ट है, और आईआरजीसी जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है। इनका मतलब है कि वो रेजिम को खत्म करो, और उसमें जो आपका प्रिंस है आप रेजा शाह, उनको लाके एक नॉमिनल डेमोक्रेटिक फॉर्म अमेरिकन स्पॉन्सर्ड दिखाने के लिए कर सकते हैं। ये मुझे पॉसिबिलिटी, तो उसमें ये अच्छा, नतीजा मतलब सर आप निकलता है। मान रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन अगर हो जाता है आसानी से, क्योंकि कहा जा रहा है कि 1 या 2 हफ्ते में अटैक संभव है, यानी कि माइनर अटैक पहले आप कर सकते हैं, तो आपको सर लगता है कि अगर सत्ता परिवर्तन हो जाता है उसके पहले, मतलब घुटनों पर ईरान आता है, तो उसके बाद से युद्ध के जितने आसार है सब खत्म हो जाएंगे, बैक टू पवेलियन यहां पर अमेरिका लौटता दिखाई देगा? डेफिनेटली, क्योंकि अगर ओके। सत्ता परिवर्तन होता है तो मसला खत्म। क्योंकि देखिए, इसके बाद में ईरान में जो रेजिम होगा वो प्रो अमेरिकन रेजिम होगा। हाँ। तो उसमें आपका जो अमेरिका के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए, मेन मुद्दा है इंटरनेशनल सैंक्शंस। अगर अमेरिका के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शंस हट जाता है तो अमेरिका ग्लोबल ट्रेड कनेक्टिविटी में आ जाएगा। आप ठीक देखिए, है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो आईएनएसटीसी है, वो अभी बंद पड़ा है, चाबहार बंद पड़ा है, क्योंकि अमेरिका के ऊपर इंटरनेशनल सैंक्शन से जो भी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस, ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस जो भी करेंगे उसके ऊपर आप सैंक्शंस लगाए। इवन ईरान को स्विफ्ट के अंदर भी आया है, आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से अगर रेजिम चेंज होता है, ये एक्चुअली क्या होगा ना, उसमें अमेरिका और ईरान को दोस्ती सिर्फ नहीं बढ़ेगा, ये ग्लोबल कम्युनिटी के लिए ट्रेड कनेक्टिविटी सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। तो ये अमेरिकन और पेंटागन पर्टिकुलरली इनका ये ऑब्जेक्टिव है। आई एम नॉट सेइंग कि ग्लोबल कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव है कि रेजिम चेंज, लेकिन ये पर्टिकुलरली अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेंटागन का ऑफ ऑब्जेक्टिव है, कोर्स। अलॉन्ग विद इजराइल, की रेजिम चेंज जरूरी है। हो सकता है ये रेजिम चेंज में कुछ कंट्री को फायदा होगा, बिकॉज उसमें इंटरनेशनल सैंक्शंस को हटाया जाएगा। ठीक है सर, एक बार मैं लौटना चाहूंगी गौरी शंकर गुप्ता जी आपके पास। सर ये बताइए, कहा जा रहा है कि 2003 में जब इराक को घेरने की अमेरिका तैयारी कर रहा था,
तो युद्ध के जितनी तैयारी है, अगर हम बात करें, अभी देखिए एडवांस टेक्नोलॉजी है, सभी देशों के पास है, और लगातार देश इसमें अपना जो यहां पर कहा जा रहा है कि बजट है वो भी झोंकते नजर आ रहे हैं। लेकिन बात की जाए 2003 की और अभी की तुलना में, आप कितना समानांतर यहां देख रहे हैं, कितनी समांतर ये तैयारी देख रहे हैं, ताकि दर्शक ये जान पाए कि क्या अटैक होने वाला है या वापस लौटने वाला है? क्योंकि देखिए आप तीनों का यही मानना है कि डिप्लोमेसी इज पॉसिबल, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, युद्ध की तैयारी अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे है। हाँ, इतना ज्यादा जमावड़ा पर्शियन गल्फ में अभी तक कभी नहीं हुआ है। वही सवाल मैं सर तीन कर रही थी आपसे। युद्ध, हाँ, हाँ, 3 बड़े युद्धपोत और उनके साथ में कम से कम 12-15 डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स और ये सब जो हैं, और इतने सारे एयरक्राफ्ट्स कभी भी इस खाड़ी के अंदर डिप्लॉय नहीं किए गए हैं। तो ये सबसे बड़ा जमावड़ा है एक बहुत बड़े आर्माडा का। तो ये तो बिल्कुल अनडाउटेडली बिना किसी संकोच के हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने पूरी शक्ति दिखा दी है। बिल्कुल। तो अगर डिप्लोमेसी फेल होती है तो वो डेफिनेटली एक स्ट्राइक करेगा और सेलेक्टेड टारगेट्स पे करेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, ईरान की पोजीशन भी बड़ी वीक है इस समय, तो वो चाहेगा कि कुछ कॉम्प्रोमाइज करके हम सरवाइव कर लें। और खोमेनाई और ट्रंप के बीच में आपस में कोई समानता नहीं है, वो एक दूसरे से घृणा करते हैं। तो खोमेनाई का अगर हटा देते हैं तब तो फिर दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन खोमेनाई को हटाना इतना आसान नहीं है। अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो अलग बात है, लेकिन उसको हटाना इतना आसान नहीं है इस समय पे। तो खोमेनाई को हटाने के लिए या तो उसकी असासिनेशन हो, या उसकी नेचुरल डेथ हो, या उनके यहाँ कोई रेबेलियन हो। वो ऐसा लग नहीं रहा है अभी तक ऐसा होगा। जो लोग वहां पे ईरान में ग्राउंड लेवल पे कहते हैं मेरे को कि वहां के रूरल एरियाज में और ग्राउंड लेवल पे इनके रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का अच्छा सपोर्ट है। शहरों में इतना नहीं है, लेकिन रूरल एरियाज में बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो ये रेबेलियन इतना आसानी से होगा नहीं। आप देखिए कितना बड़ा प्रदर्शन ईयर एंड में 28 दिसंबर से लेके 10 जनवरी के बीच में हुआ, लेकिन फिर कंट्रोल में कर लिया इन्होंने। तो ये जो समस्या सर माफी है, के साथ एक बार आपको टोकना चाहूंगी, एक छोटा सवाल मेरा है, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। आपने जो बात की ना सर प्रदर्शन की, मैं उस पर ही आने वाली थी और मैं वही जानकारी आपसे इकट्ठा करना चाहती थी। अगर बात की जाए तो वहां पर जेनजी का जो प्रदर्शन रहा है, जो अमेरिका ने भी इस बाबत उसको हाईलाइट करने की कोशिश की, ये देखिए खामेनेई के तो विरोध में वहां के जेनजीज है, और अब वही तय करते हैं कि देश पर सत्ता पर काबिज कौन होगा। तो क्या आपको लगता है कि जो प्रदर्शन हमने देखा वो पूरा शांत हो गया क्या, या फिर से एक बार प्रदर्शन करते लोग दिखेंगे? खामेनेई के साथ पूरा उनके नागरिक लड़ेंगे या नहीं? प्रदर्शन शांत नहीं हुआ। हाँ, उसको दबा दिया गया है, दबा दिया गया, राइट। शक्ति हाँ, से उसको दबा दिया गया है। राइट राइट। क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 6,000 से 20,000 के बीच में लोगों को मारा गया है। हाँ, अब उसमें कितनी सच्चाई है वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये फिगर कई इंटरनेशनल सोर्सेज से मिल रहा है। तो उसको दबा दिया गया है, वो वापस आ सकता है, लेकिन इमीडिएटली वो नहीं आएगा, उस स्केल पे नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि उन लोगों को पास भी अभी बचने का कोई तरीका नहीं है ना, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है जो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो कैसे, जो आर्म फोर्सेज हैं, वो रिवोल्यूशनरी गार्ड है, उनका मुकाबला कैसे करें? तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। और ये रिप्रेसिव रेजिम है, ये थियोक्रेटिक रेजिम है, आप जानते हैं। अगर मैं ओपनली कहूं तो ये संसार में सबसे ज्यादा रिप्रेसिव रेजिम ईरान में है आज। पूरा थियोक्रेटिक है और वो मारने से डरते नहीं है। तो प्रदर्शनकारी तो आने के लिए तैयार हैं, लेकिन को बचाने के लिए भी तो कोई आए, बिल्कुल। वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए रेजिम चेंज इतना आसान नहीं होगा इस समय पे। तो मेरे को लगता है कि ईरान झुकेगा और एक समझौता होगा और उसके तहत कुछ हद तक शांति आएगी। लेकिन अगर नहीं झुकेगा तो डेफिनेटली अमेरिका एक बार में अच्छी स्ट्राइक करेगा। वो 1-2 दिन में स्ट्राइक खत्म कर देगा, लेकिन अच्छी स्ट्राइक करेगा और काफी डैमेज पहुंचाएगा वो। ठीक है सर। यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास लौटा चाहूंगी। अगर बात की जाए, देखिए हमने तमाम युद्ध के आसार की बात कर ली, और आप तीनों पैनलिस्ट का यही कहना है कि यहां पर अगर ईरान नहीं झुकेगा तब अटैक संभावित है। अब मैं आना चाहूंगी ट्रेड पर। ट्रेड के कुछ सवाल मेरे मन में है और मैं चाहूंगी दर्शक भी इसकी जानकारी लें। सर ये बताइए, अगर बात की जाए, एक तरफ चुनाव होने वाले हैं,
तो कहा जाता है कि ट्रंप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव है, क्योंकि उन्हें एक कहा जाता है कि एक बार आप सत्ता पर काबिज हो गए उसके बाद आप कुर्सी को नहीं छोड़ना चाहते, और सबसे ज्यादा इसमें कहा जाता है कि करो या मरो वाली स्थिति में ट्रंप है। अब ऐसे में सर बताइए कि कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्रंप ने फिर से टैरिफ बढ़ा दिया, क्या नजर आ रहा है सर? ट्रेड पर इसका कितना व्यापक असर पड़ने वाला है? क्या ट्रेड को लेकर कुछ यहां पर ट्रंप की अलग तैयारी दिखेगी, या सारी की सारी तैयारी ट्रंप की युद्ध को लेकर ही होगी? क्या कहेंगे आज? सृष्टि, इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रंप जो है अपने टैरिफ वॉर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बिल्कुल, वो उनका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है कि दुनिया को युद्ध से या ट्रेड से यानी टैरिफ से अपने काबू में रखो। जी सर। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये 15% टैरिफ फाइनलाइज करा दिया है 150 दिन के लिए, भारत को इससे बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। भारत को एडवांटेज ऐसा मिलेगा कि पहले हम सोच रहे थे 50% टैरिफ, शायद रशिया वाला 25% जो पेनल्टी वाला टैरिफ था वो अब खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। अब बाद में हम सोच रहे थे कि एक डील साइन कर लेते हैं 18% टैरिफ, अब लगता है कि 18 भी नहीं, डील शायद 15% टैरिफ पर साइन हो जाएगी। ठीक है सर, माफी के साथ सर, समय हमें इतनी की ही इजाजत देता है। गौरी शंकर जी, ग्रुप कैप्टन देवनाथ सिंह और जजाति सर, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों के सामने साझा करने के लिए। अब देखने वाली बात होगी कि अब अमेरिका की क्या तैयारी ईरान को लेकर होती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ लगातार।